नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। किसी को किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी। तो फाइनली 1 वीक जो है हम लोग बहुत ही अच्छे से 6 सेट कंप्लीट किए, जिसमें 30-30 क्वेश्चन का मेरा सेट था। इस वीक जो स्टार्ट होने जा रहा है वो आपका 35 क्वेश्चन रहेंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आइए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें आप अगर नए हैं या पुराने हैं, दोनों के लिए फायदेमंद है। नए हैं हम इतना बेसिक से बताएंगे कि आपको 100% समझ में आएगा। जो पुराने हैं उनके लिए हर एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा, क्योंकि इसमें रैपिड फायर नहीं कर रहे हैं। बहुत ही आराम से एक एक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ आपको पता होगा कि इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे रिफॉर्म प्रैक्टिस सीरीज करके एक कोर्स है, उसमें आपको मिलेगा। परेशान मत होइए, उसका प्राइस ₹0 है। ठीक है, तो जाइए वहां से आप पीडीएफ निकाल लीजिए और यहाँ से सॉल्यूशन कर लीजिए। इस सेट में अगर आपको ज्यादा फायदा चाहिए और बहुत जल्द चाहिए, तो उसके लिए बेहतर रास्ता है कि पहले इस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद पीडीएफ निकाल करके सॉल्व कीजिए। इससे आपका दो चीज सही होगा, एक तो स्पीड सही होगा और दूसरा एक्यूरेसी सही होगा। दोनों ही आपके एग्जाम के लिए मैटर करता है और यही दोनों से रिजल्ट बनता है, आपको पता होगा। तो आइए ज्यादा देर ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा धीरे धीरे बढ़िया आएगा और मजा भी आएगा आपको, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बारीकी से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देख पाएंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब? यहाँ पे कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू जो दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 111 दे रखा है और ए बी का वैल्यू आपका 27 दे रखा है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए? ए माइनस बी चाहिए और ए प्लस बी चाहिए। तो इसमें बेसिक सा फॉर्मूला लगता है, एक आपको फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी से अब हम इसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से 100 ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab होता है, पता होगा आपको। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपका 111 है और ए बी का मान आपका 27 है, तो हम यहीं पे पुट करा देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 11 हो गया और प्लस में 2 इंटू में ए बी, तो 27 दूना 54 हो जाएगा। यहां से हमारा कितना आ गया? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर भाई साहब आ गया आपका कितना? 165 आ गया। आ जाएगा ना? तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा? रूट अंडर 165 हो जाएगा। ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा? रूट अंडर 165 आ गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा प्यारे लाल। ए रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, अब हम यहां से चाहे तो इसका आंसर कुछ हद तक जा सकते हैं। तो ये दो गो ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, क्योंकि रूट में जा रहा है। अब ए माइनस बी का मान निकालना पड़ेगा, तो ए माइनस बी के लिए हम लगा देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां से क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 2ab हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 111 है तो यहीं पे हम पुट करा देते हैं। तो 111 और माइनस का 27 दूना 54 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ना सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको घटाइएगा तो आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 57 आ जाएगा। आ जाएगा ना? तो यहीं से हम ए माइनस बी का बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर उधर रूट बन जाएगा। तो यहां से ए माइनस बी बराबर हमको मिल गया रूट के अंडर 57। कोई दिक्कत है? ना सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से ए माइनस बी मतलब कि रूट के अंदर 57 और बटे में रूट के अंदर 165। दोनों रूट के अंदर है तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 57 अपॉन में 165। आपका आंसर किधर है? आंसर जो है ऑप्शन सी में है। बात समझ में आए? कोई दिक्कत नहीं है। कोई वैसा खास कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा था, ना ही कोई टिपिकल था। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था। ठीक है, बहुत जल्द हो जाएगा इसमें अगर आपका प्रैक्टिस सही है तो। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे ध्यान देंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, भिन्न बताना है। तो आई 9 तो 11 और 13 15, यहाँ पे माइनस कर रहा है। यहाँ पे 19 माइनस 2 हो गया। यहाँ पे 12 2 14, 16 2 18,
7 और 2 9, 11 2 13, तो यहाँ पे आपका माइनस कर रहा है, 19 माइनस 2 17 कर रहा है। बाकी सब में 2 2 प्लस कर रहा है, 9 2 11 हो रहा है, 12 2 14 हो रहा है, 7 2 9 हो रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो हिलाइए मुंडी। और मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो एक बार प्यार से कमेंट कर दीजिए। पता है ना आपको कि आपके कमेंटवा का इंतजार रहता है हमको, और आप कमेंटवा ना करते हैं, बताइए कैसे काम चलेगा। हम इतना बढ़िया बढ़िया सवाल लाते हैं आपके लिए। कह रहा है एक ठोस बेलन का आयतन 5852 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब कि आयतन बराबर क्या होता है? अगर बेलन का आयतन का सबसे पहला फॉर्मूला का बात करें हम, तो यहाँ से बेलन का आयतन दे रखा है, बेलन का आयतन दे रखा है, बेलन का आयतन आपका दे रखा है भाई साहब। ठीक है, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन यहाँ पे दे रखा है 5852। बात को ध्यान से समझना पड़ेगा। अब यहां से पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन बराबर। और ई आपका है 5852, 5852। यहां से पाई का मान आपका 22/7 हो जाएगा, आर का मान आपको निकालना पड़ेगा, और एच का मान, और एच का मान आपका दे रखा है 38। एच का मान आपका 38 दे रखा है, यहाँ से अब 5852 है। अब यहाँ से जितना फास्ट आप काट पीट मचा सकते हैं उतना फास्ट मचा दीजिए। तो यहाँ पे हमको देख के पता चल रहा है कि 11 से तो जरूर कटेगा, तो 11 से सबसे पहले काटते हैं। 11 दूना 22, और 11 पच्चे 55, 3 और 5, 11 तिया 33, और 11 दूना 22। कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। 2 से भी निपटा ही दो, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12। अब किससे काटोगे? तो 19 से काटो भाई साहब। 19 दूना 38, और 19 से कम 19, 19 चौक 76। 2 से यहाँ पे काटो इसको, 2 से 7 बार में कटेगा। अब ये 7 उधर जाके आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो यहाँ से आर बराबर कितना मिल गया? 7 मिल गया। आर बराबर कितना मिल गया भाई साहब? 7 मिल गया। कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आ जाओ प्यारे लाल, यहाँ पे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तुमसे पूछा गया है। तो पहले तो आधा से ज्यादा लोग को यहाँ पे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पता होगा। तो यहाँ पे याद रख लीजिए पहले, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। यहाँ से हमको टी एस ए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का जब बेसिक हम पढ़ाते हैं तो आपको बताते हैं कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कर्व सरफेस एरिया और प्लस में बॉटम और टॉप का क्षेत्रफल। तो यहाँ से कर्व सरफेस एरिया आपका 2 पाई आर एच है ना। और प्लस में बॉटम क्या होगा? बॉटम में सर्किल होता है। बेलन जो होता है आपका किस प्रकार का होता है? कुछ इस प्रकार का होता है ना। तो टॉप और बॉटम दोनों में क्या सर्किल है। तो इस सर्किल का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, और 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा भाई साहब। यहाँ से यहीं से आपका बन के निकल जाता है 2 पाई आर आपका, तो एच प्लस आर आपका बन जाता है यहाँ पे। कोई दिक्कत है ना सर जी? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आइए, तो गुना में 22/7, और गुना में आर का मान कितना है? 7 है। और एच प्लस आर मतलब कि एच आपका 38 है और आर आपका 7 है। तो 38 + 7 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 45, का ही झंझट करना है। खत्म। 45 दूना 90, और गुना में 22। तो यहां से कितना हो जाएगा? 22 नवा 0, तो 0 आएगा लास्ट में। तो एक एक ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन है भाई साहब। काहे के लिए माथा पेची करना है? काहे के लिए हम अपना दिमाग खराब करें? आप गुना कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 3 कॉन्सेप्ट लग रहा है, तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए फटाफट कमेंट करके बता दीजिए बेलन का आयतन बराबर क्या होता है। एक बार कमेंट कर दीजिए बेलन का आयतन बराबर क्या होता है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? फटाफट कमेंट कर दीजिए। बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कमेंट कर दीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कमेंट कर दीजिए। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वो भी कमेंट कर दीजिए। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो भी कमेंट कर दीजिए। तीनों थोड़ा फटाफट कमेंट कर देंगे आप लोग बिना देर किए, ठीक है। और अब कमेंट कर ही लिए हैं तो मिला लीजिए। यहाँ पे हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे हो जाता है 2 पाई आर एच, और यहाँ पे आपको फिर से बताएं कि 2 पाई आर कॉमन ले लीजिएगा तो एच प्लस आर बच जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू में एच प्लस आर। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे आ जाइए फटाफट। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका, ये जो पैटर्न पे क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन हो सकता है। अब इस पे क्वेश्चन नहीं डालेंगे। उम्मीद है आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। मोड मतलब कि इसमें कॉन्सेप्ट जो लग रहा है आपका है, क्या लग रहा है? मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस का 2 इंटू मी, ठीक है भाई साहब। 3 इंटू मीडियन माइनस का 2 इंटू मीन। मतलब क्या सर जी? मतलब भाई साहब हिंदी वाले गुस्सा ना करो, यहाँ पे हम है बहुलक बराबर 3 गुना में माध्यिका, माध्यिका माइनस का 2 गुना में माध्य, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या पूछा है? माध्य पूछा है, बहुलक और माध्यिका दे रखा है, तो अभी हमसे मत बनवाइए, ठीक है। आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका कह रहा है कि प्रेक्षण का बहुलक क्या होगा। प्रेक्षण का बहुलक क्या होगा? तो प्रेक्षण का बहुलक आपसे पूछा गया है। बहुलक का मतलब क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आए। बहुलक का मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आए। तो एक तरीका है कि इसको पहले आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लीजिए। हमको तो 3 दिख रहा है वैसे, 1 2 3 4 5 6 7 बार 3 है भाई साहब। तो यही 3 आपका आंसर हो जाएगा। वैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कौन ज्यादा बार है, टाइम लग रहा है, तो सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए। 2 बार 1 है आपका, फिर एक तीन कर, 3 कितने बार है? 2 3 4 5 6 7 बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 आपका खत्म हो गया। 3 आपका खत्म हो गया। उसके बाद 4 आपका एक बार है, तो 4 एक बार हो गया, 5 एक बार है, 4 और 5 हो गया। उसके बाद 7 एक 2 बार है, तो 7 आपका 2 बार हो गया। और 8 एक बार है, तो 8 आपका एक बार हो गया। अब आपके लिए देखना, देख के ही पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है। 3 आया है। तो बहुलक बहु, बहुलक उ वाला बहु ना, मेरे पापा की बहु ना, ठीक है, इसके चक्कर में लगे हुए हो। बहुलक बहुत, ठीक है। तो बहुत, बहुत का मतलब बहुत बार कौन आया है? तो 3 आया है, ठीक है। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है माइनस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ प्लस है, और प्लस का अर्थ माइनस है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। माइनस का अर्थ डिवाइड है 1568 है, और माइनस का अर्थ डिवाइड है मतलब 16, और प्लस का अर्थ क्या है भाई साहब? प्लस का अर्थ माइनस है, तो माइनस का 4, और डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ गुना है, गुना में 5, और गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ प्लस है 22, ठीक है भाई साहब प्यारे लाल। अब इसको काट पीट मचाओ, तो कितने बार में कटेगा? इसको काटेंगे अगर हम, तो 16 नवा 44 से 144 128, और 16 8 28 से, तो 16 नवा 44 से, और 16 8 28 से, कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 98 माइनस का 20 प्लस का 22, 98 और 2 100 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? कोनो दिक्कत है? कुछ नहीं है सवाल में। तो अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ से अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल बहुत ही सिंपल सा सवाल लग रहा है, कोई ज्यादा इसमें नहीं है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे कितने पे है? 7 पे, और ये 12 पे। 7 5 12, 8 5 13, तो यहाँ से एम है 13 5 18, और 18 पे आर है आपका, और आर एक ही ऑप्शन में है, तो हम ज्यादा दिमाग अपना डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। अब बाकी आप देख लीजिएगा। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। इस पैटर्न पे भी अब हो सकता है ये वाला आखिरी सवाल हो आपको, या एक आध सेट में और मिल जाए, इसके बाद इस पैटर्न पे आपको सवाल नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे देख पाएंगे इसमें कह रहा है कि अंकित मूल्य इतना है, क्रय मूल्य से 25% अधिक है।
तो 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब 1/4 होता है। मतलब कि अगर क्रय मूल्य हमारा 4 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य 5 हो जाएगा। और आगे कह रहा है कि 16% का छूट दे दिया, तो 16% का छूट देने का मतलब 16% का मतलब क्या होता है? 4/25। तो मतलब कि यहाँ पे अगर अंकित मूल्य हमारा कितना है? अंकित मूल्य अगर 25 है तो बेच कितने में देगा? बेच देगा आपका 21 में बेचेगा ना, 25 में से 4 घटा के। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अंकित मूल्य यहाँ पे आपका 25 है और यहाँ पे 5 है, तो इसको कर दीजिए, 25 हो जाएगा ना, तो ये 20 हो जाएगा। अब आप देख पाएंगे 20 का खरीद के बेच कितने में रहा है? 21 में बेच रहा है। 20 में खरीद के 21 का बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? 1 का। और कितने पे? 20 पे। तो 1/20 का मतलब क्या हो जाएगा? 5% हो जाएगा। और यही 5% आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इसमें जो अंकित मूल्य दे रखा है उस पर जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इससे अच्छा है रेशियो से निपटा दीजिए। समझ में आ गया? अगला सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि पाइप ए एक टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी भरी हुई टंकी को 27 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में पाइप ए खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी भी खोला जाता है। शेष टंकी को कितने समय में पूरी तरह से भरा जाएगा? तो यहाँ से सिंपल सा सवाल है। ए क्या कह रहा है कि 18 मिनट है और बी का कह रहा है कि 27 मिनट है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि पहले तो ये जानिए कि भरने वाला है और ये खाली करने वाला है, मतलब दोनों अपोजिट काम कर रहा है। ठीक है, अब अपोजिट काम कर रहा है तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ से अगर आप बात को समझेंगे तो यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम जो होता है वो हमारा टोटल वर्क होता है। तो यहाँ पे टोटल वर्क हमारा 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54। 18 और 27 का एलसीएम। अब यहाँ पे अगर ये 18 मिनट में भर रहा है और टोटल जो यूनिट है वो 54 यूनिट है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 3 यूनिट भरेगा। भरेगा ना, 1 मिनट में कितना भरेगा? 3 यूनिट। अगर इस 27 मिनट में खाली कर रहा है और टोटल काम 54 यूनिट करना है, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा? 2 यूनिट खाली करेगा। करेगा ना। तो पहले बोला है कि पाइप ए खोला जाता है, तो पहले पाइप ए खोल देगा और 6 मिनट बाद पाइप बी आ रहा है, तो मतलब कि 6 मिनट तक पाइप ए अकेले काम किया है। तो यहाँ से 6 मिनट इससे काम करवा लीजिए, तो यहाँ पे कितना यूनिट काम कर देगा? 18 यूनिट। क्योंकि 1 मिनट में 3 यूनिट कर रहा है, 6 मिनट में 18 यूनिट कर रहा है। मतलब कि टोटल काम जो हमारा 54 यूनिट है, इसमें से 18 यूनिट पहले से हो चुका है। तो 54 में से 18 घटा दीजिए। 54 में से 18 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 36 बचेगा ना, 36 बच जाएगा। अब इन 36 यूनिट काम जो है ए और बी दोनों मिल के करेंगे। ठीक है, भले ही बी जो है टंकी खाली कर रहा है लेकिन काम उस समय वो भी करेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे कि ए जो है 3 यूनिट भरेगा और उसी समय बी जो है 2 यूनिट खाली कर देगा। मतलब आपको काम होते हुए कितना दिखेगा? एक ही यूनिट दिखेगा ना। 3 यूनिट ही भरा और 2 यूनिट खाली कर दिया, मतलब काम होते हुए कितना दिखेगा? 1 यूनिट दिखेगा। 36 यूनिट आपका टोटल काम बचा है और 1 यूनिट 1 मिनट में हो रहा है, तो टोटल कितना टाइम लग जाएगा? 36 मिनट लग जाएगा। लग जाएगा ना। तो इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं गलती, कि अगर ऑप्शन में 42 रहता तो आंसर बहुत सारे लोग मार के आते खुशी खुशी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे 36 मिनट का समय लग रहा है और इस साफ साफ बोला है कि शेष टंकी, तो शेष टंकी 36 मिनट में भर जाएगा। अगर यही पूछा होता कि पूरी टंकी कितने मिनट में भरेगी, तो 42 मिनट में भरता है। बात समझ में आ गया? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि 250√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो जो पाद से 250 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से देखा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 250√3 आपका √3 आपका क्या है? टावर का शीर्ष है। और यहाँ पे ये जो दे रखा है ये 250 मीटर है। ये तो ऐसे ही समझ में आ गया, ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब यहां से देखा जा रहा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल थीटा है। अब इसमें या तो अगर आपको रेशियो पता है तो आप देख पाएंगे कि √3 और 1 का रेशियो आ रहा है। तो √3 किसके सामने होता है? 60 के सामने। और रूट और 1 किसके सामने होता है? 30 के सामने। तो आपसे ये पूछा गया है, तो ये वाला पूछा है तो 60 हो जाएगा। अगर ये वाला पूछता अवनमन कोण तो 30 डिग्री हो जाता।
कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब इसे नहीं आ रहा तो tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। अब यहाँ से tan थीटा है आपका, और tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना है 250, लंब कितना है 250 रूट 3 है, और आधार कितना है 250 है। काट दीजिए, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा बराबर कितना आ गया, tan थीटा बराबर रूट 3 आ गया। तो यहाँ से किसका मान होता है, tan थीटा बराबर रूट 3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। तो tan tan खत्म हो जाएगा, थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए था। अब यही अगर नहीं याद है तो भाई इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। आपको अभी फिलहाल के लिए तो इतना कर सकते हैं हम कि यहाँ पे आप याद रख लीजिए tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान गुरुजी 1 होता है। और tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है। ज्यादा नहीं, कम से कम इतना याद कर लीजिए अभी के लिए। याद हो गया, याद हो गया ना। तो अगले सवाल पे आ जाइए फटाफट। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि 10 प्रेक्षणों का औसत जो दे रखा है वो 40 दे रखा है। ठीक है, अब 43 के स्थान पे 34 पढ़ लिया भाई साहब। 43 के स्थान पे कितना पढ़ लिया, 34 पढ़ लिया। तो ये पहले बताओ हमको कि ज्यादा पढ़ा है कि कम पढ़ा है। तो होना चाहिए था ज्यादा, पढ़ लिया है कम। तो जब कम पढ़ा है तो औसत भी कम हो गया होगा। अब औसत कितना होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से हमको ये बताओ कि कितना ज्यादा, कितना कम पढ़ लिया है, 9 कम पढ़ लिया है। मतलब अगर एक्चुअल में 9 ज्यादा होता, एक्चुअल में जो अगर 43 पढ़ा होता तो 9 ज्यादा होता, टोटल वैल्यू होता ना। तो 9 ज्यादा होता तो हम टोटल पे काहे के लिए जाएंगे, हमको सही औसत बताने से मतलब है। तो 10 प्रेक्षण का है ना, तो यहाँ पे 9 ज्यादा है, तो यहाँ पे 9/10 कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.9। अगर कम पढ़ा है, ज्यादा लेना था, तो इसको प्लस कर दो टोटल में, तो पहले से 40 था और इसमें प्लस कर दोगे 0.9 तो आ जाएगा 40.9। अगर 34 के जगह 43 पढ़ लेता तो कुछ नहीं करना था, यही माइनस कर देते। बात समझ में आ गया। तो हिलाओ मंडी और अगले सवाल पे आ जाओ फटाफट। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है भाई साहब, कुछ नहीं कहेगा का, केवल जे जो है क्यू के बाईं ओर बैठा है। 7 व्यक्ति हैं, ठीक है, 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि केवल जे जो है क्यू के बाईं ओर बैठा है। मतलब क्यू यहाँ बैठेगा तो जे यहाँ बैठेगा, बाकी और कोई बैठा नहीं है। जे और आई के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आई को बैठा दो भाई साहब। आगे कह रहा है केवल ओ जो है पी और के बीच बैठा है। पी जो है आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पी को इधर कर दो, के को इधर कर दो, और ओ इसके बीच में बैठ जाएगा। पंक्ति के सबसे दाहिने छोड़। अब देखो सबसे लास्ट में आने पे नुकसान यही होता है कि भाई जहां जगह खाली है वही चुपचाप बैठना पड़ता है, ना तो पिट दो। अब जो बचा हुआ है कौन है, एल बचा हुआ है, तो एल बचा हुआ है तो चुपचाप आके बैठ जाएगा दाहिने छोर पे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो टुच्चा सा सवाल था, कुछ था नहीं इसमें। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, मध्य अनुपाती पूछा है, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पे आपको हम दोनों तरीका बताए हुए हैं कि अगर मध्यानुपाती निकालना है, ए और बी का मध्यानुपाती, ए और बी का मध्यानुपाती, ए और बी का मध्यानुपाती अगर निकालना है, मध्यानुपाती, तो क्या होता है, ए और बी का मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट ए बी होता है ना। बाकी अगर इसको बेसिक से जाओगे तो आपको ये भी बताए हुए, क्योंकि अभी आप इसी में देख पा रहे हैं कि बेसिक का भी जरूरत हो रहा है। तो मान लिए कि x जो है हमारा मध्यानुपाती है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, a/x बराबर में x/b हो जाता है। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कराओगे तो x² बराबर ab आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ab हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से हमको कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ए बी करेंगे तो 0.06 इंटू में 6 हो जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटा दो, बटे में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर में कितना होगा, 36/100। अब यहाँ से 36 का आपका 6 बाहर निकल जाएगा और 100 का 10 बाहर निकल जाएगा, मतलब 0.6 आपका मध्यानुपाती हो जाएगा। किधर है, ऑप्शन डी में है। बात समझ में आया भाई साहब। तो अगले सवाल पे चला जाए।
फटाफट आ जाइए, अगला सवाल निपटाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि मनीष का वेतन 10,000 है। वह 6,000 रुपया घर के किराए पर, 3,000 बिजली के बिल पे, 9,000 खत्म कर दिया। शेष राशि उसकी मासिक बचत है। यदि अपने जन्मदिन के महीने में उसने सारी मासिक बचत अपने जन्मदिन पर खर्च कर दी तो एक वर्ष में उसकी बचत ज्ञात कीजिए। अब तुम लोग के जैसा दोस्त रहेगा तो बेचारा का बचत खत्म ही हो जाएगा। बात सही है ना? है? और न तो कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है ना, तो फिर पार्टी चाहिए भाई। तुम लोग के जैसे दोस्त रहेगा तो बेचारा का बचत खत्म होना ही है। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी, यहाँ पे आपका 1,000 रुपया एक हर मंथ बचा रहा है। कितना बचा रहा है? 1,000। कैसे? 10,000 कमा रहा है, 6,000 घर का किराया दे रहा है और 3,000 बेचारा बिल दे रहा है बिजली का। ठीक है, बिजली बिल ज्यादा है इसको। बिजली बिल नहीं है, सब बिल है, उसमें जो जो हो जाए। ठीक है ना? बाकी 1,000 बचा रहा है और एक वर्ष में उसकी बचत पूछा है। तो एक वर्ष में अगर आप एक महीने में, आपका एक महीने में 1,000 बचा रहा है तो 12 महीने में कितना बचाएगा? 12 महीने में 12,000 बचाएगा। बचाएगा ना? और मार के खुश हो जाओ, ऑप्शन डी। मार के या हो आ जाओ घरे। घरे आओगे कट जाएगा। यही कटता है ना तब दिल टूट जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि आराम से कह रहा है कि यदि अपने जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत अपने जन्मदिन पर खर्च कर दिया, तो मतलब कि एक महीना का वो खत्म कर चुका है। बचाया कितने महीने का है? 11 महीने का। तो 11 महीने में कितना बचाएगा? 11,000 बचाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, और तुम मार के आओगे डी, तो झाल बजाओगे ना। अगले सवाल पे, यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है और इसको करने का बहुत ही बेहतरीन सा नायाब तरीका बताएंगे आपको। डायरेक्ट इसको निपटा देना है भाई साहब। ठीक है, डायरेक्ट क्या निपटा देना है? तो यहां से आप इसको देखेंगे तो ई आपका जो देगा x² - 2 - 2x² और ई जो देगा -2x², दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? माइनस का 4x²। जबकि आना कितना चाहिए? माइनस का 10x²। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका इसका गुना होगा -4x² और -4x², माइनस का 8x²। नहीं बन रहा है, माइनस का 3x² और माइनस का 3x², 6x², माइनस का 5x² और माइनस का 5x², माइनस का 10x²। मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको चुल्लू मचा है कि हम करके फैक्टराइज करेंगे तो उसमें आपका अच्छा खासा टाइम लग जाएगा और इसके चक्कर में एक दो सवाल छोड़ देंगे और अगर कहीं माइनस प्लस में गलती हो जाता है तो और भारी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा चुल्ल न मचे, कहीं कहीं आपको आसानी से करके निकल जाना चाहिए चुपचाप। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कर रहा है डब्लू क्रमशः 37 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इतना 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 चल रहा है। तो यहां पे ध्यान देंगे, औसत गति पूछा है, औसत चाल। औसत गति बराबर क्या होता है? औसत गति बराबर क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। औसत गति बराबर होता है गुरुजी कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे में कुल लिया गया समय, कुल लिया गया समय, लिया गया समय, यही होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुल तय की गई दूरी आपका कितना है? 370 है, प्लस में 390 है और प्लस में 720 है। लेकिन यहाँ पे भाई साहब आपका समय नहीं दे रखा है। अब समय नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे? झाल बजाएंगे? नहीं, क्वेश्चन को तो करेंगे। तो यहाँ पे दूरी और चाल दे रखा है तो दूरी और चाल से हम समय निकाल लेंगे। तो जो 370 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये चल रहा है 37 के स्पीड से, तो कितना घंटा लगेगा? 10 घंटा लगेगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है 390 किलोमीटर। तो 5 7 35 और 5 8 40 हो जाएगा। और 720 जो चल रहा है वो 8 के स्पीड से, तो 8 9 72, 90 हो जाएगा। तो 90 और 10 100 हो जाएगा, 178 आ जाएगा। तो पहले ऊपर जोड़ लो, 0 हो जाएगा। 2 11 7 18, 8 बच गया 1, 4 3 7 और 7 14 हो जाएगा। और बटे में कितना आ जाएगा? तो 100 और 78, 178 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि पहले 2 से काटना होगा, 2 7 14 और 2 चौका 8, ठीक है, 740 हो जाएगा। और 2 8 16 और 2 9 18। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपको ऊपर 0 है, तो यहां से आप देखेंगे 9 9 81 और 81 में 0 जोड़ेंगे, इकाई का अंक 1 आ जाएगा। 9 9 81 1 82, 9 8 72, 72 8 80,
9 8 72, 72 7 79, तो ई भी खत्म, ई भी खत्म, ई भी खत्म। यही आपका आंसर बच गया। बात समझ में आ गया? तो थोड़ा सा आपको एग्जाम में दिमाग भी चलाना पड़ता है, ठीक है, जो है उसको थोड़ा सा चलाइए। आगे आ जाइए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कह रहा है कि कौन सा पैटर्न को फॉलो करता है। तो यहाँ पे जेड है, ए है, आई है, आर है, एल है। तो यहाँ पे जेड का ए हो गया, आई का आर, एल का ओ, मतलब अपोजिट कर रहा है भाई साहब। तो यहां से एक्स का सी हो जाएगा, एम का एस, यहां से एम का एन हो जाएगा और एस का एच भी हो जाएगा, ये भी सही है। एल का ओ का के नहीं होगा, गलत बात है। एम का एन, ए का जेड, खत्म हो गया। जेड का क्यू, पी का जे नहीं होगा, खत्म हो गया, बच गया, यही आपका आंसर हो गया भाई साहब। ठीक है, जब बहुत ज्यादा आसान हो जाता है ना, तो डाउट होने लगता है कि अरे यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, कहीं कुछ लोचा तो नहीं है। अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। यहां से 18 और 2 20 हो जाएगा। यहां से 23 माइनस 2 21 हो जाएगा। 11 2 13 हो जाएगा और एक का जेड हो जाएगा। तो यहां से क्या कर रहा है, भी जो है आपका कितना है, 22 पे है। 22 2 24 है, फिर 19 माइनस 2 27 है। तो यहां से जेड है, जेड में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, बी आ जाएगा। और बी से एक एक ऑप्शन है यार, बड़ा महान आदमी है सभी सब। आगे 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, एम वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या है, माथा पीछी करना है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, बना के दिखा दो। चलो थोड़ा सा वीडियो को रोक लो और बना के दिखा दो, बना के दिखा दो फटाफट। कह रहा है किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितने प्रतिशत होगा। तो 50% का 2%, भाई साहब बात को ध्यान दीजिएगा। 50, मान लेते हैं कि संख्या एक्स है, आपका कितना है, संख्या एक्स है, ठीक है। और इसका अगर आप 50% निकालते हो, 50%, और फिर इसका 2%, ठीक है भाई साहब। तो यहां पे ध्यान देना कि 50 दूना 100 और 100 खत्म, ऊपर क्या बच गया, एक। तो एक्स का एक और बटे में 100 है, और इसमें अगर 100% से गुना कर देते हैं तो ये 100 100 कैंसिल हो जाएगा, और एक्स का कितना आ गया, 1% आ गया। तो यहाँ पे 1% आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बढ़िया क्वेश्चन था ना, तुरंत 100% मार के आते। हमारा पीयूष अपनी कक्षा में ऊपर से 24वां और नीचे से 55वां, उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो टोटल छात्र बराबर क्या बताए थे, टोटल छात्र बराबर, टोटल बराबर क्या बताते हैं, ऊपर और नीचे से आए तो टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1 बताते हैं, यही बताते हैं ना। तो 24 और प्लस का 55 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 5 4 9 में से 1 और 5 2 7, तो 78 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही टुच्चा सा सवाल है। ए का पूछा है, तो ए दो जो है दोनों में से किसी में नहीं है। अच्छा बाकी सब है, तो बाकी बी है, बी आर ए भी ई है। यहाँ पे क्या है, 3 8, तो 3 है, मिल गया। और 7 9 2 भी है, 7 9 2 है, 1 गायब है। ठीक है, तो 1 जो गायब है वही ए के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आया, कोनो प्रकार का तकल्लुफ नहीं है। तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, ये भी दोनों सेम ही सवाल, सेम ही सेट में सेम टाइप, गजब का क्वेश्चन बना रहा है सब। एल एल दोनों में है, तो एल एल दोनों में है, और 6 6 दोनों में है। तो कितना फास्ट कर सकते हैं यही मैटर करेगा वहां पे। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, व्यास दे रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहां से पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो इसको याद कर लो भाई साहब। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी बात पे बता दो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बार कमेंट कर दो। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कमेंट कर दो फटाफट, कर दो कर दो कर दो कर दो। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, आप कमेंट करेंगे, बाकी हम बताते हैं गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ तो ये व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 56 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 और गुना में 22/7,
और गुना में 56, गुना में 56 हो जाएगा, 7/56 हो जाएगा। यहां से अच्छा खासा गुना पड़ गया भाई साहब। इकाई का अंक से गेम खेलो, ठीक है। 4×2 = 8, 8×8 = 64, 64 का 4, 6×4 = 24, इकाई का अंक 4 आ रहा है, बात खत्म करो, ठीक है। बस अभी गुना देख के घबराओगे तो काम नहीं चलेगा, ऑप्शनों देखना पड़ेगा कि भाई साहब सब ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है। अगला सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल कह रहा है कि 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना रुपया कितने वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है आप देखेंगे। आपका मूलधन दे रखा है 1200, मूलधन कितना है भाई साहब 1200। मिश्र धन अमाउंट दे रखा है 2220। तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा 1020। आपका रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 20%, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा साधारण ब्याज तो हम एक ही फॉर्मूला से खत्म करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मेरा, R×T बराबर SI बटे में P गुना में 100%। बस यही इकलौता फॉर्मूला है पूरा सिंपल इंटरेस्ट का कहानी खत्म करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे R आपका 20 दे रखा है, आपसे टाइम पूछा गया है, SI आपका 1020 है, प्रिंसिपल आपका 1200 है, और गुना में 100% भाई साहब। बस बात खत्म, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, यहां से जीरो से जीरो खत्म, 2×5 = 10, 51 बार में। तो टी बराबर 3 से काट दो, 3 से 4 बार में और 3 से 17 बार में। तो यहां से 17 बटे में 4 आ गया। तो यहां से कितना हो जाएगा, 4×4 = 16 तो 4.25 आपका आंसर हो जाएगा। 4.25 आपका आंसर हो जाएगा भाई साहब। आ जाइए फटाफट अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, ब्लड रिलेशन का सवाल है। तुच्चा सा सवाल है, बता दीजिए फटाफट। एफ जी का भाई है, एफ जो है जी का भाई है, तो एफ को भाई बना दीजिए जी का। आगे कह रहा है जी जो है एच की पत्नी है, तो जी का शादी हो जाएगा एच से, ठीक है। और एच पति बन जाएगा, और एच जो है आई का पुत्र है, और आई जो है जे की पत्नी है, तो आई का शादी जे से हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है एफ जो है जे से कैसे संबंधित है, एफ जो है जे से कैसे संबंधित है। तो यहां पे जे से कैसे संबंधित है, यहां से पुत्र की पत्नी का भाई है। एफ जो है जे का क्या है, पुत्र है जे का, और जे की पत्नी और पत्नी का भाई है, तो पुत्र की पत्नी का भाई हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गया प्यारे लाल। तो अगले सवाल पे आ जाइए फटाफट। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ज्योमेट्री का सवाल है, ज्योमेट्री का और पैरेलल लाइन का है। ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है प्यारे लाल, ए बी और सी डी। और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, पी और क्यू, ए और बी और सी और डी। और क्या बोला है, सी डी को ई पर, ए बी को बिंदु आर पर और सी डी को एस पर। यहाँ पे आर है और यहाँ पे एस है। यहाँ पे बोला है बी आर पी आपका ई वाला एंगल दे रखा है 2x प्लस में 13, ठीक है। और डी एस पी ई वाला एंगल दे रखा है 3x माइनस का 22। तो आपसे सी एस पी पूछा है, किधर है सी एस पी, मतलब की वाला एंगल आपसे पूछा गया है, ठीक है भाई साहब। तो पहले आप ही जान लीजिए कि अगर आपका इस प्रकार से दो गो लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ई वाला एंगल और ई वाला एंगल दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। ई वाला एंगल और ई वाला एंगल दोनों कोरस्पॉन्डिंग से इक्वल होगा, ठीक है। ई वाला एंगल और ई वाला एंगल दोनों कोरस्पॉन्डिंग से इक्वल होगा, और ई वाला एंगल और ई वाला एंगल दोनों कोरस्पॉन्डिंग से होगा। मतलब कि यहाँ पे चार जोड़ी आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसी पैरेलल लाइन को और थोड़ा सा समझ लीजिए, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि ई वाला एंगल और ई वाला एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल से इक्वल होता है। यहाँ पे फिर ई वाला एंगल और ई वाला एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल, मतलब कि एकांतर कोण से इक्वल होता है। उसी प्रकार से अगर इन दोनों एंगल का सम पूछे तो आपका 180 होता है, इन दोनों एंगल का सम पूछे तो आपका 180 होता है। बाकी इसमें सारा खिचड़ी होता है, सब एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। फिर आपका ई वाला और ई वाला वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाता है, ई वाला और ई वाला वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाता है। तो इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो फिलहाल इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल का यूज हो रहा है। ये दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है, तो 2x प्लस 13 बराबर हो जाएगा 3x माइनस का 22। 2x को उधर लेके चल जाइए x हो जाएगा, और 22 को इधर लेके आ जाइए कितना हो जाएगा
20 15 35 हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया? एक्स का मान आपका 35 आ गया। अब यहाँ एक्स का मान रख दीजिए, तो 35 दूना 70 और 35 दिया 105। 105 में से अगर 22 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 105 में से 2 घटा दीजिए 103, और 103 में से 20 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 83। तो यहाँ पे आपका ई जो एंगल है वो 83 डिग्री हो गया। ई जब 83 डिग्री हो गया तो बचा कितना? ई वाला बच गया। तो आप जानते होंगे कि ई वाला जो होता है टोटल एंगल का सम कितना होता है लीनियर पेयर से? 180। तो जब ये 83 है तो ये कितना हो जाएगा? 97 नहीं हो जाएगा? तो यही आपका 97 आ जाएगा। बात समझ में आया? आया तो हिलाओ मंडी, आगे आ जाओ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। पहले 13 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा है भाई साहब। पहले 13 पूर्ण संख्याओं का औसत, मतलब कि यहाँ पे 0 1 2 3 और 4 5 3, ठीक है, और ये 12 तक रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर इनका सम निकालना है तो n, अगर पहले 12 संख्याओं का यहाँ पे सम निकालेंगे तो n इंटू में n+1, तो मतलब कि 12 और गुना में 13 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। 2 छक्का 12 और 13 छक्का 78 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि हमको औसत निकालना है, तो यहाँ पे 78, सम कितना आ गया? 78 आ गया। कई गो संख्या है? 13 गो, तो बटे में 13, आपका 6 आंसर हो जाएगा। किधर है? ऑप्शन ए में है। बात समझ में आया? तो आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे पूर्ण संख्या बोला है, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा। तो 1 से लेके 12 तक का अगर हम सम निकालेंगे तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n+1 और बटे में 2 होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग जो होगा वो क्या होता है? n इंटू n+1 बटे में 2 हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और बी आई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, जी एच के, अच्छा भाई आ जाओ इसको पहले करते चलते हैं। कई गो लोग हैं यहाँ पे? दो, दो चार, दो छह, एक सात को ज्यादा देता है, 3 4 5 6 7, ठीक है। कर है बी जो है आई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, आई को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3 बी यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़िए। जी जो है एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, केवल आई जो है ए और जी के बीच में बैठा है, और सी जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी के दाईं ओर से गिनने पर डी और जी के बीच में, तो यहाँ पे ए और आई के बीच में, सॉरी आई जो है ए और जी के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है, और जी जो है एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। तो एच को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पे जी हो जाएगा और इन दोनों के बीच में आई आ जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है सी जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इन दोनों जगह पे सी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे बी को कर दीजिए, ठीक है। और क्या रह गया? जी एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, अब बचा कौन कौन? तो यहाँ पे बोला है कि डी के दाईं ओर से गिनने पर, तो डी का कोई संबंध है कहीं दिख रहा है? बी यहाँ पे कहां बैठा दिए भाई साहब? यहाँ पे तो सी होगा ना। सी जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी यहाँ पे, तो सी यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है भाई। और कुछ दे रखा है, बी जो है आई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो 1 2 3 हो गया, ठीक है। जी एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, जी एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, केवल आई जो है ए और जी के बीच में बैठा है। ओहो 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 ओहो, यहाँ पे ई वाला लाइन में छूट रहा था भाई साहब। सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। यहाँ पे बोला है कि, कहा गया? इधर कहा गया? जी जो है एच के बाईं ओर दूसरा स्थान पे, तो एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पे जी हो जाएगा, और केवल आई जो है ए और जी के बीच में बैठा है, तो जी तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। और सी जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी यहाँ नहीं बैठेगा, तो यहाँ बैठेगा। अब बचा कौन? तो ए बी सी डी बच गया, तो डी को यहाँ पे बैठा दो भाई साहब। बोला है डी के दाहिनी ओर से गिनने पर डी और जी, तो डी के दाईं ओर से गिनने पर डी और जी के बीच कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो 2 लोग, ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। बात समझ में आ गया? तो थोड़ा सा मीठा का लिखा देखे हो ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी नहीं हटना चाहिए, जैसे अभी मेरा हटा था। थोड़ा सा हटेगा क्वेश्चन का वाट लग जाएगा। करेक्ट, टंकी 9 मिनट में भर सकता है, ए जो है मान लेते हैं कि 9 मिनट में भर दे रहा है,
और दूसरा पाइप जो है भरी हुई टंकी को 90 मिनट में खाली कर दे रहा है। तो बी जो है 90 मिनट में खाली करेगा। यहां से टोटल वर्क लेंगे, कितना हो जाएगा 90। ये 10 यूनिट काम करेगा और ये 1 यूनिट काम करेगा। कह रहा है कि यहाँ पे यदि दोनों पाइप को एक साथ खाली टंकी पर चालू किया जाता है तो टंकी के आधे भाग, तो पूरा भरेंगे तो 90 भरेंगे, तो आधा भरेंगे तो कितना भरेंगे, 45 से भरना पड़ेगा ना। पूरा काम 90 यूनिट है तो आधा काम कितना होगा, 45 यूनिट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 10 यूनिट भरेगा तो ये 1 यूनिट खाली कर देगा। तो आपको काम होते हुए कितना दिखेगा, कितना दिखेगा, 9 यूनिट। और काम कितना करवाना है, 45 यूनिट। तो 45/9 करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। बात समझ में आ गया भाई साहब। बढ़े अगले सवाल पे। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, प्लस माइनस है तो डिवाइड को क्या है, प्लस और माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो यहां से 52 है, इंटू में 15, और यहाँ माइनस प्लस 189 और डिवाइड 9 और माइनस 117। कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का गुना करा देते हैं, 15 दूना 30, 3 और 15 तिया 15 पचा 75 और 3 78, और प्लस में यहाँ पे 9 दूना 18 और 9 एक कब 9, माइनस का 117। तो यहां से कितना हो जाएगा, 801 हो जाएगा और माइनस का 117 है। यहां से आपका 684 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 684 जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल बता दीजिए। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। 7 दू 9, 9 दू 11, 11 दू 13, तो 13 दू 15, 15 पे ओ आ रहा है। ठीक है भाई, 11 दू 13, 13 दू 15, 15 दू 17, 17 दू 19, तो ओ और एस आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। बाकी इसमें कुछ है नहीं, तो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल पे आ जाइए। चना और मटर के बाजार मूल्यों का अनुपात जो है, प्राइस जो है यहाँ पे आपका मूल्य का अनुपात दे रखा है 2:5, और यहां से खपत कंजम्पशन जो दे रखा है वो आपका दे रखा है 4:3। तो यहां से आपका खर्च, खर्च का अनुपात बताना है। तो खर्च बराबर आपको परसेंटेज रेशियो सब में बताते हैं कि खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुना उपभोग। तो यहां से 4 दूना 8 और यहां से 5 तिये 15, तो 8:15 जो है खर्च का अनुपात हो जाएगा। बात समझ में आ गया। खर्च का अनुपात कितना हो जाएगा, 8:15 हो जाएगा। अगला सवाल पे आ जाइए। सरलीकृत मान बताना है। ठीक है, तो सरल है, सरलीकृत हो जाएगा। यहाँ पे 66 है, माइनस का 4 गुना कितना हो जाएगा, 33, और 33 चौका 33 दूना 66 और 66 दूना 132, तो 132 हो जाएगा और प्लस का 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 66 और प्लस का 40 कितना दे देगा, माइनस का 26 दे देगा। ठीक है, अभी सब क्वेश्चन में हम ज्यादा टाइम नहीं देते हैं कि इसको आप देख लिए बस हल्का फुल्का, बाकी खुद से बनाइए। बाकी जहां कॉन्सेप्ट है वे सब प्रॉपर डिस्कस कर रहे हैं। अगला सवाल देखेंगे। यहां से कितना है आपका, 12 दो 14, 14 दो 16, 16 दो 18, 18 दो 20, ती हो गया आपका 10 दो 12, 12 दो 14, 14 दो 16, 16 दो 18 हो गया। यहाँ से 17 दो 19, 19 दो 21, 21 दो 23 और 23 दो 25 हो गया। तो यहां से कहाँ है, TRY, ट्राई करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करो आंसर वही होगा। और आज का आखिरी सवाल 35 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आप देख पाएंगे। यहां से कितना माइनस किया, 3 माइनस किया, 5 माइनस किया, 7 माइनस किया, 9 माइनस किया, तो आगे कितना माइनस करोगे, 11 माइनस करोगे, तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि ना आया, आ गया तो हिलाओ मुंडी। ठीक है, नहीं तो झाल बजाओ। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले सेट में। बाकी आपका बहुत सारा कंटेंट आ रहा है यूट्यूब पे। अलजबरा का 4 लेक्चर दे रहे हैं। ठीक है, वो 4 लेक्चर करने के बाद आपका ग्रुप डी हो या NTPC हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, अलजबरा का 95% क्वेश्चन कर लोगे। मात्र आधे घंटे 20-25 मिनट का 4 लेक्चर दे रहे हैं, 20-20, 25-25 मिनट का, मैक्सिमम आधा घंटा का 4 लेक्चर दे रहे हैं। उसको कंप्लीट कर लो बढ़िया से, और जाकर के देख लो NTPC के ग्रेजुएट लेवल का सवाल, उतना से 95% क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो उधर वो हो रहा है। बाकी आपका बहुत सारा कंटेंट लेकर के हम लगातार यूट्यूब पे आ रहे हैं। ठीक है ना, बस बने रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि अब वापस कम बैक कर चुके हैं। 1 ईयर कंप्लीट कर, सॉरी 1 वीक कंप्लीट कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीक में नो अब्सेंट, नो इधर उधर, नो घचपच,
ठीक है, सब कुछ एकदम रेगुलर हो रहा है। और आज सोमवार से भी आपका फिर से शुरू हो चुका है। और फिर आज ही आपके अलजबरा का भी लेक्चर आया है, कल भी एक आएगा। फिर एक टाइम एंड वर्क का भी कंटेंट रेडी हो रहा है, जिसमें 100% कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, और 1 घंटे से 1.25 घंटे के अंदर। और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी कराएंगे सब एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और एएलपी टेक्नीशियन इन सब को लेकर के 2025 का। और उसमें 100% कॉन्सेप्ट कवर कर देंगे। ठीक है, तो बस भाई शेयर करने से मत पीछे हटना इस बार, ठीक है ना। दिल मत तोड़ना, एक प्यारा सा कमेंट करके जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।